सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आज से हम एक और सीरीज़ शुरू कर रहे हैं जिसमें आप लोगों को उत्तराखंड में आपको पूरा कंप्लीट कराने वाला हूँ नोट्स की फॉर्म में। तो आप लोग यहाँ पर अच्छे से अपने नोट्स बनाते रहिए, तो यहाँ पर विस्तार से समझेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन। और आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, उत्तराखंड प्रागैतिहासिक काल और आद्य ऐतिहासिक काल की यहाँ पर जानकारी आपको मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो उत्तराखंड के इतिहास के वर्गीकरण के बारे में पहले जानते हैं। तो उत्तराखंड का जो इतिहास है, इसको मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन से? एक तो प्रागैतिहासिक काल, दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा है ऐतिहासिक काल। अब जो प्रागैतिहासिक काल होता है, इसमें क्या होता है, जो ये हमें जानकारी मिलती है, तो ये जानकारी हमें मिलती है पुरातात्विक साक्ष्यों से, जिसमें हो गया गुफा, चित्र, कंकाल, मृदभांड और धातु उपकरण, ये सब आते हैं प्रागैतिहासिक काल में। उसके बाद अगला जो काल था आदि ऐतिहासिक काल। तो आदि ऐतिहासिक काल की जो जानकारी मिलती है, तो इसके जो मुख्य स्रोत है, जिसमें हो गया धार्मिक ग्रंथ हो गया, जिनमें वेद हो गए, पुराण हो गए, महाभारत हो गए, रामायण हो गए, तो इससे हमें आदि ऐतिहासिक काल की जानकारी मिलती है। साथ ही साथ अभिलेख हो गए, जैसे कि अशोक का काल से अभिलेख हो गया, राजकुमारी ईश्वरा का लाखा मंडल का अभिलेख हो गया, तो इससे हमें आदि ऐतिहासिक काल की जानकारी मिलती है। और अगला जो काल था ऐतिहासिक काल, तो इसे प्रारंभिक, मध्यकालीन और आधुनिक काल में विभाजित किया जाता है। लेकिन आज का जो हमारा यहाँ पे मुख्य विषय रहने वाला है, प्रागैतिहासिक काल और आद्य ऐतिहासिक काल को हम विस्तार से समझेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रागैतिहासिक काल के बारे में। तो प्रागैतिहासिक काल क्या मतलब हुआ? तो प्रागैतिहासिक काल में क्या जो मानव था, उसका जो निवास स्थान था, उसकी संस्कृति थी, उसका रहन सहन किस प्रकार का था, और उसके खाने पीने की जानकारी के बारे में पता चलती है। पुरातात्विक स्थलों से ये जानकारी हमें मिलती है। तो उत्तराखंड में पुरातात्विक जो स्रोत है, तो उसकी जो यहाँ पर सबसे पहले खोज होती है 1856 में, किसके द्वारा होती है? हेनवुड के द्वारा। तो उत्तराखंड में पुरातात्विक स्रोतों की खोज का श्रेय किसको जाता है? हेनवुड को, और इनको पुरातात्विक स्रोतों का जनक भी कहा जाता है। तो उत्तराखंड में पुरातात्विक स्रोतों की खोज का श्रेय किसको जाएगा? हेनवुड को जाएगा। कब से स्टार्ट, कब खोज करी? 1856 में। तो यहाँ पर कुछ प्रमुख पुरातात्विक स्थल हैं, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे अल्मोड़ा के बारे में। तो अल्मोड़ा में सर्वाधिक स्थल मिले हैं पुरातात्विक जो यहाँ पर स्थल है, उसमें अल्मोड़ा में सबसे ज़्यादा स्थल मिले हैं। सबसे पहले बात करेंगे लाखो गुफा, जिसको लाखो डीआर भी कहते हैं। तो लाखो गुफा की जो खोज करी है एमपी जोशी जी ने करी है। महेश्वर प्रसाद जोशी जी ने लाखो डीआर की खोज करी है। कब करी है? सन 1968 में इन्होंने लाखो डीआर की खोज करी, महेश्वर प्रसाद जोशी जी ने। और जो ये लाखो जो गुफा है, ये अल्मोड़ा के बाड़े छीना के दलबैंड में स्थित है। तो अल्मोड़ा के बाड़े छीना के पास दलबैंड में स्थित है लाखो गुफा। और जो यहाँ पर साक्ष्य मिला है लाखो गुफा में, तो मानव और पशुओं के यहाँ पर क्या मिले? चित्र मिले। लाखो गुफा में क्या मिला? मानव और पशुओं के चित्र मिले, और उस समय के पशुपालन का ये संकेत देते हैं। उसके बाद अल्मोड़ा में कसार देवी मंदिर भी है। तो इसकी जो विशेषता है, कसार देवी मंदिर की 2री शताब्दी का ये मंदिर माना जाता है। और ये जो कसार देवी मंदिर है, ये अल्मोड़ा से 8 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी पर स्थित है। तो यहाँ से क्या साक्ष्य मिला है? तो 14 नर्तकों का यहाँ पर सुंदर चित्रण प्राप्त हुआ है। कितने नर्तकों का? 14 नर्तकों का जो सुंदर चित्रण प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है? कसार देवी मंदिर से प्राप्त हुआ है। इसमें क्या नृत्य कला के प्रचलन का यहाँ पर पता चलता है। अब देखो, अल्मोड़ा में फल सीमा भी है। तो फल सीमा में जो साक्ष्य मिले, योग मुद्राओं और नृत्यों वाली यहाँ पे मानव आकृतियाँ मिली है। तो योग मुद्रा और नृत्यों वाली मानव आकृतियाँ कहाँ मिली है? फल सीमा में मिली है। फल सीमा कहाँ है? अल्मोड़ा में मिला है। तो यहाँ पर हमें क्या पता चला? योग और नृत्य के प्रचलन की हमें जानकारी मिली। उसके बाद अल्मोड़ा से जाखन देवी मंदिर के भी बारे में हमें पता चलता है। तो जाखन देवी मंदिर जो है, इसकी जो पुष्टि होती है, तो यक्षों के निवास की यहाँ पर पुष्टि होती है जाखन देवी मंदिर में। तो जाखन देवी मंदिर के अल्मोड़ा में ही है। अब बात करेंगे चमोली में कौन कौन से यहाँ पर हमें स्थल मिले। तो चमोली में, चमोली गढ़वाल में गोरखिया गुफा, जिसको गोरखिया ओडियार भी कहते हैं। तो गोरखिया गुफा जो है, इसको मतलब इसकी जो खोज करी है राकेश भट्ट को, इसकी खोज का श्रेय जाता है। और जो ये गोरखिया गुफा है, ये डुंगरी गांव में है। तो चमोली जिले के ये थराली तहसील में, तो चमोली जिले के थराली तहसील में डुंगरी गांव में अलकनंदा नदी के किनारे पर स्थित है गोरखिया गुफा। इसकी खोज किसने करी? राकेश भट्ट जी ने इसकी खोज करी। और यहाँ पर जो साक्ष्य मिले हैं गोरखिया गुफा में, तो यहाँ पर मानव, भेड़, बारहसिंगा और लोमड़ी आदि के क्या मिले? रंगीन चित्र मिले, जो लाखों गुफा के जो चित्र है उससे अधिक चटकदार है। तो जो गोरखिया गुफा है, तो यहाँ पर प्रश्न बन सकता है कि किस गुफा के चित्र लाखों गुफा से अधिक चटकदार हैं? तो वो है गोरखिया गुफा। अब बात करेंगे मलारी गांव। तो ये भी मलारी गांव का है, ये भी चमोली गढ़वाल में। तो मलारी गांव जो है, इसकी खोजकर्ता का श्रेय जाता है गढ़वाल विश्वविद्यालय के शोधकर्ता 2002 में। इन्होंने मलारी गांव में क्या करा था? एक यहाँ पर इन्होंने खोज करी थी। और यहाँ पर जब इन्होंने खोजबीन शुरू करी थी, तो यहाँ पर जो खोजबीन जब इन्होंने करी, तो 5.2 किलोग्राम का सोने का मुखौटा मिला था। कहाँ पर? मलारी गांव में। और साथ ही साथ नरकंकाल और मिट्टी के बर्तन भी मिले थे। और जो मिट्टी के बर्तन थे, यहाँ पर
वे पाकिस्तान की जो स्वात घाटी है उसके समान बताए गए थे। तो मलारी गांव में देखो 1983 और 2002 में क्या होता है, शोधकर्ता जो होते हैं गढ़वाल विश्वविद्यालय के यहाँ पे खोजबीन करते हैं जिसमें ये चीज़ें मिलती हैं। और अगला है चमोली में किमनी गांव। तो किमनी गांव में क्या हुआ था, तो यहाँ पर हल्के सफ़ेद रंग के चित्र मिले थे, हथियार मिले थे और पशुओं के शैल चित्र मिले थे। तो हल्के सफ़ेद रंग के चित्र कहाँ से मिले थे, तो ये किमनी गांव से मिले थे। और युद्ध और पशुपालन के प्रचलन का यहाँ पर संकेत दे रही थी ये चीज़ें। तो किमनी गांव का है चमोली में, यहाँ से हल्के सफ़ेद रंगों के चित्र मिले थे। अब बात करेंगे उत्तरकाशी में। तो उत्तरकाशी में जो स्थल मिले तो हुडली। तो यहाँ पर क्या साक्ष्य मिला है, तो यहाँ पर नीले रंग के चित्रण का उपयोग हुआ है। तो नीले रंग से जो चित्रण यहाँ पर मिले तो ये कहाँ से मिले, हुडली से मिले। और सफ़ेद रंग के जो यहाँ पर चित्र मिले तो ये किमनी गाँव से मिले, जो कि चमोली गढ़वाल में। और पिथौरागढ़ में क्या क्या मिला है, तो पिथौरागढ़ में बनकोट एक क्षेत्र है। तो पिथौरागढ़ का जो बनकोट क्षेत्र है यहाँ पर 8 ताम्र मानव आकृतियाँ मिली है। तो 8 ताम्र मानव आकृतियाँ कहाँ से प्राप्त हुई है, बनकोट से 8 ताम्र मानव आकृतियाँ प्राप्त हुई है। बनकोट क्षेत्र कहाँ है, ये पिथौरागढ़ में आता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो इन स्थलों से प्राप्त साक्ष्यों से ये हमें पता चलता है कि प्रागैतिहासिक काल का जो मानव है पशुपालन करता था, नृत्य का शौकीन था और हथियारों का उपयोग करता था। आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप लोग हमें फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हो तो आप लोग इस QR कोड को स्कैन करके सपोर्ट कर सकते हो, ताकि हमें और भी यहाँ पे प्रोत्साहन मिल सके और हम आप लोगों के लिए और भी बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड करा सकें। अब बात करेंगे आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में। तो देखो आद्य ऐतिहासिक काल की जो यहाँ जानकारी हमें मिलती है, किससे मिलती है, धार्मिक ग्रंथों से मिलती है और अभिलेखों से हमें आद्य ऐतिहासिक काल की जानकारी मिलती है। अब धार्मिक ग्रंथ कौन कौन से जिनसे हमें यहाँ पर जानकारी मिलती है, तो धार्मिक ग्रंथ पे वेद हो गए, तो जिसमें ऋग्वेद जो है, जो कि सबसे प्राचीन वेद भी है। तो उत्तराखंड के बारे में जो सर्वाधिक जानकारी मिलती है वो हमें ऋग्वेद से ही मिलती है। अब उत्तराखंड को ऋग्वेद में देवभूमि भी कहा गया है, मनुष्यों की पुण्य भूमि भी कहा गया है। उत्तराखंड को किसमें, ऋग्वेद में कहा गया है। अब ऐसा भी उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में कि प्रलय के बाद आज का जो माणा गांव है, जो कि चमोली गढ़वाल में स्थित है, तो वहाँ पर सप्त ऋषियों ने अपने प्राणों की रक्षा करी थी और फिर यहीं से पुनः सृष्टि का आरंभ हुआ था। तो ये जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, ये जानकारी मिलती है हमें ऋग्वेद से। अब दूसरा जो ग्रंथ है वो है ब्राह्मण ग्रंथ। तो ब्राह्मण ग्रंथ देखो, ब्राह्मण ग्रंथ से भी हमें काफ़ी जानकारी मिलती है। तो ब्राह्मण ग्रंथ है देखो ऐत्रेय ब्राह्मण। तो ऐत्रेय ब्राह्मण जो ये ग्रंथ है, तो ऐत्रेय ब्राह्मण ये किसका है, तो ये ऋग्वेद का क्या ब्राह्मण ग्रंथ है। तो ऐत्रेय ब्राह्मण किसका ब्राह्मण ग्रंथ है, तो ऐत्रेय ब्राह्मण ऋग्वेद का क्या है ब्राह्मण ग्रंथ है। तो इस क्षेत्र के लिए जो उत्तराखंड है उसको क्या कहा गया, उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग किया गया, किसमें, ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में उत्तराखंड को उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग किया गया, जिसका अर्थ होता है कुरु साम्राज्य का उत्तरी भाग। अब देखो ब्राह्मण ग्रंथ में एक दूसरा ब्राह्मण ग्रंथ है सतपथ ग्रंथ, लेकिन ये किसका है, यजुर्वेद का ये ब्राह्मण ग्रंथ है। जिस प्रकार ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ ऐत्रेय ब्राह्मण है, उसी प्रकार यजुर्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो सतपथ ब्राह्मण है। और सबसे प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है, तो सबसे प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ सतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है। उत्तराखंड के बारे में इसमें अधिक विवरण नहीं मिलता है, लेकिन ऐत्रेय ब्राह्मण में विवरण मिलता है। और ये किसका ब्राह्मण ग्रंथ है, ये ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। सतपथ ब्राह्मण ग्रंथ किसका, यजुर्वेद का ये ब्राह्मण ग्रंथ है। अब पुराणों से भी हमें काफ़ी जानकारी मिलती है। तो कुल पुराणों की संख्या कितनी है, तो कुल पुराणों की संख्या 18 है, जिसमें स्कंद पुराण सबसे बड़ा पुराण है। तो स्कंद पुराण सबसे बड़ा पुराण है और स्कंद पुराण से उत्तराखंड के बारे में काफ़ी ज़्यादा जानकारी और तथ्य यहाँ पर मिलते हैं। तो इसमें स्कंद पुराण में 5 हिमालय खंडों के बारे में जानकारी मिलती है। तो 5 हिमालय खंड कौन कौन से, नेपाल हो गया, मानसखंड हो गया, केदारखंड हो गया, जालंधर हो गया और कश्मीर। तो इसका उल्लेख मिलता है स्कंद पुराण में। तो इसमें जो केदारखंड और मानसखंड जो है ये उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ पर, स्कंद पुराण में हमें जानकारी मिलती है केदारखंड और मानसखंड की। तो ये केदारखंड और मानसखंड का है, ये उत्तराखंड में इनका संबंध है। अब जो गढ़वाल वाला क्षेत्र था तो स्कंद पुराण में उसको केदारखंड कहा गया था, और कुमाऊं वाला जो क्षेत्र है उसको स्कंद पुराण में मानसखंड कहा गया है। तो कुमाऊं के लिए कुर्मावतार शब्द का भी प्रयोग किया गया है, जिससे कुमाऊं का नाम कुर्मांचल से पड़ा था। ठीक है, कुमाऊं का जो नाम पड़ा है कुर्मांचल से पड़ा है। और जो स्कंद पुराण है तो इससे हमें ये जानकारी मिलती है। अब जो ये उत्पत्ति होती है जो कुर्मांचल की, तो देखो कांतेश्वर नामक पर्वत जो रहता है, जो कि कांतेश्वर नामक पर्वत अभी वर्तमान में क्या है, चंपावत जिले में, तो जिसे अब कांडा देव भी कहा जाता है। तो कांतेश्वर नामक पर्वत को कांडा देव भी कहा जाता है और भगवान विष्णु ने यहाँ पे कूर्मा अवतार लिया था, ऐसा माना जाता है। अब देखो ब्रह्म पुराण और वायु पुराण जो है, तो यहाँ से भी हमें काफ़ी ज़्यादा जानकारी मिलती है। तो ब्रह्म पुराण और वायु पुराण में ये उल्लेख मिलता है कि कुमाऊं क्षेत्र में किरात हो गए, किन्नर हो गए, यक्ष हो गए, गंधर्व हो गए और नाग जाति का यहाँ पर निवास का हमें जानकारी मिलती है। अब महाभारत से भी हमें काफ़ी ज़्यादा जानकारी मिलती है।
तो महाभारत का जो वन पर्व है, तो महाभारत के वन पर्व से जो जो जानकारी हमें मिलती है, तो ये वन पर्व से हमें जानकारी मिलती है। राजा विराट का यहाँ पर उल्लेख मिलता है, जिनकी राजधानी कहाँ थी, विराटगढ़ी। तो राजा विराट की जो राजधानी थी विराटगढ़ी थी, और यहाँ पांडवों ने अपना अज्ञातवास बिताया था। तो इसकी जानकारी हमें किससे मिलती है, महाभारत के वन पर्व से मिलती है। पीछे से एरोप्लेन जा रहा है, ये डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकता है। थोड़ा सा यहाँ पे पॉज ले लेते हैं, पानी पी लेता हूँ। अब जो ये जानकारी है ये हमें कहाँ से मिल रही, महाभारत के वन पर्व से। तो हरिद्वार से केदारनाथ तक का जो क्षेत्र है, तो उसका वर्णन भी हमें कहाँ से मिलता है, ये वन पर्व से मिलता है। और उस समय इस क्षेत्र में पुलिंद व किरात राजाओं का आधिपत्य था, तो ये जानकारी भी हमें वन पर्व से ही मिलती है। तो पुलिंद राजा था एक सुबाहु, तो पुलिंद राजा जो सुबाहु था उसकी राजधानी श्रीनगर थी, और यहाँ पर इसने क्या करा था, सुबाहु ने पांडवों की ओर से युद्ध लड़ा था। ठीक है, अब लोमस ऋषि के साथ पांडवों के इस क्षेत्र में आने का भी उल्लेख मिलता है। ये सब जानकारी हमें वन पर्व से मिल रही है, महाभारत के वन पर्व से। तो लोमस ऋषि के साथ पांडवों के इस क्षेत्र में आने का उल्लेख किस क्षेत्र में, उत्तराखंड में आने का जो उल्लेख मिलता है, ये महाभारत के वन पर्व से मिलता है। अब रामायण से हमें क्या क्या जानकारी मिलती है, तो रामायण से टिहरी गढ़वाल में हमें जो जानकारी मिलती है, तो हेमयान पट्टी है, जहाँ पर वशिष्ठ नामक पर्वत पर, हेमयान पट्टी में वशिष्ठ नामक पर्वत पर वशिष्ठ गुफा है, वशिष्ठ आश्रम है और वशिष्ठ कुंड स्थित है, जहाँ क्या करा था, भगवान राम के वनवास जाते समय वशिष्ठ जी ने अपनी पति अरुंधति के साथ निवास किया था। ये जानकारी मिलती है हमें रामायण से। अब तपोवन जो है, जो कि टिहरी गढ़वाल में है, तो यहाँ पर लक्ष्मण जी ने अपने अंतिम समय में तपस्या करी थी। अब पौड़ी गढ़वाल में देखो कोट ब्लॉक है, कोट ब्लॉक में सीतोंस्यू नामक स्थान है, तो ऐसा माना जाता है कि यहीं पर सीता माता पृथ्वी पर समा गई थी। तो उसी स्थान पर सीता माता धरती पर समा गई थी, तो सीतोंस्यू नामक स्थान पर, जो कि कोट ब्लॉक में, ये कहाँ है, पौड़ी गढ़वाल में। तो इसी कारण क्या होता है, जब सीता माता जी यहाँ पर धरती में समा जाती है सीतोंस्यू में, तो इसी कारण जो यहाँ पर मुंशियार मेला लगता है, मुंशियार मेला इसी कारण से लगता है। अब साहित्य ग्रंथ है जिनसे हमें काफ़ी ज़्यादा जानकारी मिलती है उत्तराखंड के बारे में। तो एक प्रसिद्ध साहित्य ग्रंथ है अभिज्ञान शाकुंतलम। तो अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास के द्वारा रचित है। तो यहाँ से जो जानकारी मिलती है, तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि उत्तराखंड में प्राचीन काल में दो विद्यापीठ थे। उत्तराखंड में प्राचीन काल में दो विद्यापीठ जो थे, एक था बद्रिकाश्रम और एक था खंडवाश्रम। अब कालिदास ने खंडवाश्रम में ही अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना करी है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम जो ये रचना है, ये कालिदास की है, और कालिदास ने कहाँ पर इसकी रचना करी थी, खंडवाश्रम, जो कि विद्यापीठ था, यहीं पर कालिदास ने क्या करा था, अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना करी थी। अब जो खंडवाश्रम है, खंडवाश्रम कोटद्वार से, कोटद्वार कहाँ पड़ता है, पौड़ी गढ़वाल जिले में पड़ता है। तो कोटद्वार से 14 किलोमीटर की दूरी पर है। हेमकूट और मणिकूट पर्वत की गोद में मालिनी नदी के तट पर स्थित है क्या, खंडवाश्रम। तो खंडवाश्रम कोटद्वार से 14 किलोमीटर दूर हेमकूट और मणिकूट पर्वत की गोद में मालिनी नदी के तट पर स्थित है। और वर्तमान में यह स्थान जो है चौका घाट के नाम से जाना जाता है। कौन सा स्थान, खंडवाश्रम जो है चौका घाट के नाम से जाना जाता है। अब खंडवाश्रम में क्या क्या हुआ था, तो खंडवाश्रम में दुष्यंत और शकुंतला का प्रेम प्रसंग जुड़ा है, और इनका जो पुत्र होता है भरत, तो इन्हीं के नाम पर हमारे देश का नाम क्या पड़ता है, भारत पड़ता है। अब देखो अभिज्ञान शाकुंतलम तो कालिदास की रचना है, और एक और रचना है इनकी मेघदूत। तो मेघदूत जो कि कालिदास के द्वारा रचित है, तो यहाँ पर इन्होंने अलकापुरी, जो कि वर्तमान में चमोली में, तो यहाँ पर इन्होंने क्या बताया, जो अलकापुरी है ये किसकी राजधानी है, कुबेर की राजधानी, इन्होंने बताया मेघदूत में। किसकी रचना है, कालिदास द्वारा जो रचित यहाँ पर रचना है, यहाँ पर कालिदास के द्वारा। अब कुछ यहाँ पे प्रमुख जो मंदिर है आदि ऐतिहासिक की, जो यहाँ पे आदि ऐतिहासिक स्रोत की यहाँ पर जो कुछ मंदिर है उनके बारे में जान लेते हैं। तो जाखन देवी मंदिर जो है, जो कि कहाँ है, अल्मोड़ा में। तो जाखन देवी मंदिर अल्मोड़ा जिले में स्थित है। तो यहाँ से हमें पता चलता है यक्षों के निवास की पुष्टि होती है। तो यक्षों के निवास की पुष्टि जो होती है जाखन देवी मंदिर से होती है, और जाखन देवी मंदिर का अल्मोड़ा में। अब बेनीनाग जो मंदिर है, बेनीनाग करना इसको, तो बेनीनाग जो मंदिर है ये पिथौरागढ़ में। तो यहाँ से ये कुमाऊं क्षेत्र में नाग जातियों की पुष्टि करता है। कौन सा मंदिर, बेनीनाग जो मंदिर है। तो उत्तराखंड में कई अन्य नाग मंदिर भी है, जैसे कालिया नाग हो गया, पिंगला नाग हो गया, बासुकी नाग हो गया। तो ये भी नाग जातियों के निवास की पुष्टि करते हैं कि नाग जातियों ने भी उत्तराखंड में निवास किया, इसकी जानकारी में मिलती है। अब कुछ प्रमुख अभिलेख है जिससे हमें यहाँ पर काफ़ी जानकारी मिलती है। तो कालसी अभिलेख हो गया, तो अशोक का यहाँ पर ये कालसी अभिलेख है। तो यहाँ पर 257 ईसा पूर्व का है। तो ये किस स्थान पर मिला है, तो देहरादून के उत्तर में टोंस व यमुना नदी के संगम पर ये मिला है। तो जो कालसी जो अभिलेख है, तो इसकी भाषा जो थी, इसकी भाषा क्या थी, प्राकृत करना यहाँ पे, इसकी भाषा प्राकृत थी। और जो यहाँ पर इसकी लिपि थी, तो ब्राह्मी लिपि इसकी थी।
तो यहाँ पर कालिसी जो अभिलेख है इसकी भाषा प्राकृत थी और इसकी लिपि कौन सी थी, इसकी लिपि क्या थी, ब्राह्मी इसकी लिपि थी। अब इसमें क्या संदेश दिया था, तो इसमें जो संदेश दिया था मनुष्यों और पशुओं की चिकित्सा की व्यवस्था यहाँ पर करने और लोगों से हिंसा त्यागने की बात कही गई थी किस अभिलेख में, कालसी अभिलेख में। अब इसका जो महत्व है, ये जो कालसी अभिलेख है ये उत्तराखंड के बारे में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जानकारी देता है। और उत्तराखंड जो था, जो जिस वक्त कुनिंद चांद जो निवास कर रही थी उस वक्त, तो यहाँ पर ये मौर्यों के अधीन मानी जाती है, तो मौर्य साम्राज्य से संबंधित था, तो उनके इसके बारे में हमें जानकारी मिलती कालसी अभिलेख से। तो राजकुमारी ईश्वरा का जो लाखा मंडल का अभिलेख मिला है, तो इससे हमें पता चलता है, तो ये कहाँ मिला सबसे पहले, तो ये भी देहरादून में। तो राजकुमारी ईश्वरा का लाखा मंडल देहरादून के चौंसर बाबर स्थित लाखा मंडल से मिला है। अब जो यहाँ पर लाखा मंडल का जो यहाँ पर अभिलेख मिला है राजकुमारी ईश्वरा का, तो इससे हमें पुष्टि होती है यदुवंशी राजाओं के राज्य की यहाँ पर पुष्टि होती है। अब देखो राजकुमारी जो ईश्वर है, तो इनके पिता का नाम भास्कर वर्मन है और इनके जो पति थे वो क्या थे, जालंधर के राजकुमार थे। अब तो यहाँ तक आप लोगों ने काफ़ी इन्फॉर्मेशन ले ली है। अब यहाँ पर एमसीक्यू की फॉर्म में यहाँ पर प्रश्न देखेंगे, तो देखते हैं कितना आप लोगों ने यहाँ पे अच्छे से कवर किया। तो देखो, गोरखिया गुफा चमोली के कौन से गांव में स्थित है, तो गोरखिया गुफा किस जिले में, चमोली गढ़वाल में, और किस गांव में, डुगरी गांव में, अलकनंदा नदी के ये तट पर है। और प्रसिद्ध गुफा जो स्थित है लाखोटिया, तो ये क्या है, अल्मोड़ा जनपद में स्थित है और बाड़ी छीना में सुयाल नदी के तट पर है। और उत्तराखंड के संबंध में प्रथम लिखित जो उल्लेख मिलता है, तो ये कहाँ पर मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है। गढ़वाल के लिए केदारखंड व कुमाऊं के लिए मानसखंड का उल्लेख किस में मिलता है, तो गढ़वाल के लिए केदारखंड और कुमाऊं के लिए जो मानसखंड का उल्लेख मिलता है ये स्कंद पुराण में मिलता है। पुराणों के अनुसार मानव के आदि पूर्वज जो मनु का निवास और धन के देवता कुबेर की राजधानी बद्रिकाश्रम के पास स्थान पर स्थित है, तो वो कौन है, अलकापुरी है। गढ़वाल क्षेत्र के जो शीतवंशियों में सीता माता पृथ्वी में समा गई थी, जिसकी वजह से मुंशियार मेला भी लगता है, तो ये कहाँ पर है, पौड़ी गढ़वाल जनपद में। किस ग्रंथ में उत्तराखंड के लिए उत्तर कुरु प्रयोग किया गया, तो ऐतरेय ब्राह्मण में उत्तर कुरु प्रयोग किया गया। और ये किसका ब्राह्मण ग्रंथ है, तो ऐतरेय ब्राह्मण जो है ये किसका है, ये ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। तपोवन में किसने तपस्या करी थी, लक्ष्मण जी ने तपोवन में तपस्या करी थी। कुमाऊं क्षेत्र का नाम कुमाऊं कांतेश्वर नामक पर्वतों के कारण पड़ा है, यह कहाँ पर स्थान है, तो ये कांतेश्वर नामक जो पर्वत है, जिसको कांडादेव पर्वत के नाम से भी जाना जाता है, तो ये चंपावत में स्थित है। किस पुराण के अनुसार कुमाऊं क्षेत्र में किरात, यक्ष, किन्नर, गंधर्व, नाग जातियों के निवास की पुष्टि होती है, तो ये पुष्टि होती है ब्रह्म पुराण से हमें ये जानकारी मिलती है। अब दुष्यंत और शकुंतला का जो प्रेम प्रसंग जुड़ा है, तो ये कहाँ से जुड़ा है, खंडवासम, जिसको वर्तमान में चौखा घाट के नाम से जाना जाता है। महाभारत के अनुसार राजा विराट की जो राजधानी थी विराट गढ़ी थी। और प्रसिद्ध जो नाग मंदिर है बेनीनाग, जो उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है, तो बेनीनाग जो मंदिर है, जिससे हमें नाग जातियों के बारे में पता चलता है, तो बेनीनाग जो मंदिर है ये पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। निम्न में से कौन सा मंदिर यक्षों के निवास की पुष्टि करता है, तो जाखन देवी जो मंदिर है ये यक्षों के निवास की पुष्टि करता है। वशिष्ठ गुफा, वशिष्ठ कुंड कहाँ स्थित है, तो वशिष्ठ गुफा, वशिष्ठ कुंड ये टिहरी गढ़वाल में स्थित है, हिमयान पट्टी में। राजकुमारी ईश्वरा का जो शिलालेख मिला है, तो ये देहरादून से मिला, चौंसर बाबर क्षेत्र के लाखा मंडल से। अशोककालीन जो शिलालेख है राजा के किस स्थान पर मिला है, तो ये भी ये कालसी शिलालेख जो मिला ये देहरादून से ही मिला है, टोंस और यमुना के संगम में। और उत्तराखंड के कौन से गांव में 5.2 किलो का सोने का मुखौटा मिला, तो ये मलारी गांव में मिला है, जब ये गढ़वाल विश्वविद्यालय ने खोज करी थी सन 2001 और 2 में। उत्तराखंड के लिए हिमवंत शब्द का प्रयोग किया गया, तो हिमवंत शब्द का उत्तराखंड के लिए प्रयोग किया गया बौद्ध साहित्य ग्रंथों में। किस जाति के समय उत्तराखंड में बौद्ध मत का प्रचार अधिक हुआ था, तो वो कौन सी जाति थी जिसके वक्त बौद्ध मत का प्रचार उत्तराखंड में अधिक हुआ था, तो खस जाति के समय अधिक प्रचार प्रसार हुआ था। अब यहाँ पर मुख्य अवधारणाओं के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पर प्रागैतिहासिक काल के बारे में तो मैंने आप लोगों को विस्तार से बता दिया है, एक बार फिर से आप लोग इसको क्विक रिविजन कर सकते हो। तो यहाँ पर जो भी आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन काम की होगी आप लोग यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो, बाकी हम आगे बढ़ते रहेंगे। तो पुरातात्विक स्रोत की जानकारी गुफा चित्र, कंकाल, मृदबान, धातु उपकरण से मिलती है। अब देखो पुरातात्विक स्रोत की सबसे पहले खोज कब होती है, 1856 में हेनवुड करना है इसको, यहाँ पे हेनवुड के द्वारा होती है। अब जो प्रमुख पुरातात्विक स्थल है जिसमें अल्मोड़ा में सबसे ज़्यादा स्थल मिले, फिर चमोली, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ में स्थल मिले। अब आदि ऐतिहासिक काल जो है इसकी जानकारी हमें कहाँ से पता चलती है, जो धार्मिक ग्रंथ हो गए जिसमें वेद हो गया, ब्राह्मण ग्रंथ हो गया, पुराण हो गया, महाभारत हो गया, रामायण हो गया, और जो अभिलेख हो गया जिसमें अशोक का काल से अभिलेख हो गया, राजकुमारी ईश्वरा का लाखा मंडल का शिलालेख हो गया। अब देखो वेदों से भी हमें जानकारी मिलती है, तो वेद जो ऋग्वेद है उससे हमें पता चलता है उत्तराखंड के लिए देवभूमि और मनुष्यों की पुण्य भूमि कहा गया। और यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, तो ये भी क्या है, वेद है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब देखो ब्राह्मण ग्रंथ है, तो ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरेय ब्राह्मण जो है, तो उत्तराखंड के लिए यहाँ पर उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग किया गया है। और जो सबसे प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ है तो वो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है। यजुर्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो कौन सा, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ, जो कि सबसे प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ है। अब देखो जो पुराण है, तो स्कंद पुराण सबसे बड़ा क्या है, पुराण है। तो स्कंद पुराण में काफ़ी ज़्यादा जानकारी मिलती है। केदारखंड गढ़वाल को कहा गया है, मानसखंड कुमाऊं को कहा गया है, और ब्रह्म पुराण, वायु पुराण, तो यहाँ से हमें पता चलता है किरात, किन्नर, यक्ष, गंधर्व, नाग जातियों का निवास स्थान के बारे में पता चलता है। अब महाभारत में जो वन पर्व है तो उससे पता चलता है जो राजा विराट है और जो पुलिंद है और किरात राजा
लोमस ऋषि के बारे में जानकारी मिलती है वन पर्व से। रामायण से हमें पता चलता है वशिष्ठ गुफा आश्रम, वशिष्ठ कुंड के बारे में, जो कि टिहरी गढ़वाल में था। तपोवन में लक्ष्मण जी ने क्या करी थी, तपस्या करी थी, और सीता माता ने सीतुंसी नामक, जो कि पौड़ी गढ़वाल में कोट ब्लॉक में, वहाँ पर पृथ्वी में समा गई थी। तो ये जानकारी मिलती है हमें रामायण से। अब जो साहित्यिक स्रोत है, जो कि अभिज्ञान शाकुंतलम हो गया, मेघदूत हो गया, कालिदास के द्वारा रचित ये रचना है, तो यहाँ से भी हमें काफ़ी ज़्यादा जानकारी उत्तराखंड के बारे में पता चलती है। अब मंदिर के जो कुछ स्रोत है, जिसमें जाखन देवी मंदिर हो गया, जहाँ पर यक्षों के निवास का यहाँ पे पता चलती है। बेनीनाग का मंदिर हो गया, जहाँ पर नाग जातियों का निवास की इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो जाखन देवी जो मंदिर है ये अल्मोड़ा जनपद में, और बेनीनाग का जो मंदिर है ये पिथौरागढ़ जनपद में। तो ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों ने ले लिया। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, प्रागैतिहासिक काल के कुछ प्रमुख स्थल है जो मैंने आपको ऊपर विस्तार से बता दिए, लेकिन फिर एक बार आप लोग को रिविजन यहाँ पर कर सकते हो, ताकि आप लोगों के दिमाग में अच्छे से जानकारी छप सके। अब देखो, अल्मोड़ा में क्या है, लाखों गुफाएं, लाखों डियार है। खोज किसने करी थी? 1968 में डॉक्टर महेश्वर प्रसाद जी ने करी थी। और जो अल्मोड़ा का लाखों गुफा है ये बाड़ी छेना के पास दलबैंड में स्थित है, और किस नदी के तट पर है? सुयाल नदी के तट पर है। यहाँ पर मानव व पशुओं के चित्र मिले, पशुपालन की यहाँ पे पुष्टि होती है। अब देखो, कसार देवी मंदिर भी कहीं अल्मोड़ा में, और दूसरी शताब्दी का ये मंदिर है। अल्मोड़ा से 8 किलोमीटर की दूरी पर ही है, और यहाँ पर 14 नर्तकों का सुंदर यहाँ पर चित्र मिला है। नृत्य कला की यहाँ पे पुष्टि होती है कसार देवी मंदिर से। फल सीमा भी कहें, फल सीमा भी कहें ये अल्मोड़ा में। तो फल सीमा से योगासन व नृत्य मुद्रा वाली मानव आकृतियाँ मिली है। अब यहाँ पे जाखन देवी जो मंदिर है, जाखन करना इसको, जाखन देवी जो मंदिर है, तो उससे हमें ये भी कहें अल्मोड़ा में, तो यहाँ पर यक्षों के निवास की पुष्टि होती है। अब चमोली में गोरखिया गुफा हो गया, जहाँ जिसकी खोज किसने करी थी? राकेश भट्ट जी के द्वारा हुई थी। डुगरी गाँव में थराली तहसील में अलकनंदा नदी के किनारे पर है गोरखिया गुफा। यहाँ से मानव, भेड़, बारहसिंगा और लोमड़ी आदि के रंगीन चित्र मिले, और लाखों गुफा के जो चित्र मिले उससे अधिक चटकदार थे। अब जो मलारी गांव है, तो गढ़वाल विश्वविद्यालय के शोधकर्ता जो थे उनको 2002 में यहाँ पर 5.2 किलो का सोने का मुखावरण मिला था, नरकंकाल मिला था, मिट्टी के बर्तन उनको मिले थे। अब किमनी गांव जो है, जो कि थराली के पास स्थित है, तो किमनी गांव से क्या मिला था? सफ़ेद रंग के यहाँ पे चित्र मिले थे, हल्के सफ़ेद रंग के चित्र मिले थे। कहाँ से? किमनी गांव से, जो कि चमोली गढ़वाल में आता है। साथ ही साथ यहाँ पर हथियार व पशुओं के शैल चित्र मिले थे। युद्ध और पशुपालन की यहाँ पे पुष्टि की जानकारी हमें मिलती है। उत्तरकाशी में हुडली जो है, यहाँ से नीले रंग के चित्रण की जानकारी हमें पता चलती है। और पिथौरागढ़ का जो बनकोट है, तो यहाँ पे 8 ताम्र मानव आकृतियाँ मिली थी पिथौरागढ़ के बनकोट से। तो ये जानकारी भी आप लोगों ने कंठस्थ कर ली होगी। अब आदि ऐतिहासिक काल के जो प्रमुख स्रोत थे, तो वेद मैंने जो आपको विस्तार से बता दिया ऋग्वेद के बारे में, जिसमें उत्तराखंड को देवभूमि और मनुष्यों की पुण्यभूमि कहा गया है। ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से? ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ, जो कि किसका है? ऋग्वेद का है। और उत्तराखंड के लिए उत्तरकुरु शब्द का प्रयोग किया गया है। और शतपथ जो ब्राह्मण ग्रंथ है यजुर्वेद का है। तो सबसे प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है। पुराण में स्कंद पुराण सबसे बड़ा पुराण है। उत्तराखंड के बारे में यहाँ पर सर्वाधिक जानकारी मिलती है। और गढ़वाल क्षेत्र को केदारखंड कहा गया स्कंद पुराण में। कुमाऊं क्षेत्र को मानसखंड कहा गया स्कंद पुराण में। अब कुमाऊं के लिए कुर्मावतार शब्द का भी प्रयोग हुआ है। कांतेश्वर पर्वत जो है, जो कि वर्तमान में चंपावत में भगवान विष्णु ने यहाँ पे कुर्म का अवतार लिया था, ऐसा माना जाता है। तो ये सारी जानकारी मैंने आपको ऊपर कंठस्थ करा दी है। बाकी अगर आप लोगों को फिर से इसका स्क्रीनशॉट लेना होगा तो आप लोग यहाँ पर ले सकते हो। बाकी आप लोग जो अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी वो मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे डिस्कस कर लूँगा। अब देखो, कालसी जो अभिलेख है, जो कि किसका? कालसी अभिलेख, ये अशोक का अभिलेख है। कब स्थापित किया गया था? 257 ईसा पूर्व में कालसी अभिलेख स्थापित किया गया था। देहरादून के उत्तर में टोंस व यमुना नदी के संगम पर स्थित है। भाषा इसकी प्राकृत भाषा है इसकी, और लिपि जो है ब्राह्मी लिपि इसकी है। अब इसमें क्या घोषणा करी थी? तो राज्य में मनुष्यों व पशुओं की चिकित्सा की व्यवस्था की गई थी, और हिंसा त्यागने का यहाँ पर संदेश दिया गया था। अब इसका क्या महत्व है? तो मौर्य साम्राज्य के शासन से उत्तराखंड का काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर संबंध है। अब दूसरा जो अभिलेख था वो राजकुमार ईश्वरा का लाखामंडल का शिलालेख का जो यहाँ पर अभिलेख था, लाखामंडल का शिलालेख, तो ये किस स्थान पर है? देहरादून में। ये कहाँ पर है? जौनसर बाबर स्थित लाखामंडल में। अब राजकुमारी ईश्वरा के जो पिता थे भास्कर वर्मन थे, और पति जालंधर राजकुमार थे। तो यहाँ पर इससे हमें जो राजकुमारी ईश्वरा का जो शिलालेख मिला है लाखामंडल से, तो यदुवंशी यादवों के राज्यों की यहाँ पर हमें पुष्टि के बारे में पता चलती है। बाकी उत्तराखंड के इतिहास को 3 प्रमुख कालों में विभाजित किया गया, ये मैंने आपको विस्तार से बता दिया है। और कुछ भी अगर आप लोगों को कुछ भी यहाँ पे प्रश्न बनता है, आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैंने विस्तार से आप लोगों को ये समझा दिया। और रामायण के अनुसार टिहरी गढ़वाल में लक्ष्मण ने कहाँ पर तपस्या करी थी, सीता माता पृथ्वी में कहाँ पर समाई थी, तो ये भी मैंने आपको विस्तार से बता दिया है। अगर फिर भी कोई भी कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा होगा वो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाकी हम आगे बढ़ते रहेंगे। ये मैंने सब आपको अभिलेख के बारे में बता दिया है, और जो प्रश्न बन रहा था वो भी मैंने आपको विस्तार से यहाँ पर बता दिया है। अब कुछ प्रमुख शब्दों की शब्दावली है, तो देख लेते हैं। तो प्रागैतिहासिक काल किसको कहते हैं? अच्छे से आप लोगों को समझ आ गया होगा। आदि ऐतिहासिक काल किसको कहते हैं? अच्छे से आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब पुरातात्विक जो स्रोत है वहाँ से क्या क्या हमें जानकारी मिलती है, तो वो भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। यही जानकारी है, बस इसको यहाँ पे एलैबोरेट करके लिखा
कहा गया। बाकी आप लोगों को यहाँ पर सब मैंने आपको बता दिया। लाखों गुफा के बारे में जो जानकारी, जो प्रश्न बन सकते हैं वो मैंने आपको बता दिया। गोरखे गुफा के बारे में बता दिया। मलारी गाँव के बारे में बता दिया। मलारी गाँव से क्या मिला था? नरकंकाल मिला था, 5.2 किलो का सोने का मुखावरण मिला था। मिट्टी के बर्तन मिले थे। कहाँ से मिले थे? मलारी गाँव कहाँ है? चमोली गढ़वाल में। ऋग्वेद के बारे में मैंने आपको विस्तार से बता दिया। 4 वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। उत्तराखंड को देवभूमि और मनुष्यों की पुण्य भूमि का है। अब देखो, ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है तो ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ है, जिसमें उत्तराखंड को उत्तर कुरु कहा गया है। और जो यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है वो सतपथ है, जो कि सबसे प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ है। तो ये भी मैंने आपको बता दिया। स्कंद पुराण के बारे में आपको बता दिया। 18 पुराणों में सबसे बड़ा पुराण कौन सा है? स्कंद पुराण है। इसमें गढ़वाल को क्या कहा गया, कुमाऊं को क्या कहा गया, ये भी आपको विस्तार से बता दिया है। अब देखो, और यहाँ पर जो जानकारी है तो रामायण महाभारत इनके जो यहाँ पर वन और महाभारत का वन पर्व में क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिली थी, रामायण में क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिली थी, ये भी आप लोगों ने जान लिया है। खंडवाश्रम के बारे में आप लोगों ने जान लिया है। अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी रचना थी, ये भी आप लोगों को पता हो चुका है। मेघदूत किसकी रचना थी, ये भी आप लोगों को पता हो चुका है। अभिलेख में कालसी अभिलेख था और राजकुमारी ईश्वरा का यहाँ पर जो शिलालेख मिला है तो इसकी जानकारी भी आप लोगों को पता हो चुकी है। कालसी अभिलेख कहाँ से मिला? देहरादून से मिला है। राजकुमारी ईश्वरा को जो लाखा मंडल शिलालेख मिला था तो लाखा मंडल जो कि देहरादून में वहाँ से मिला था। ये और ये यदुवंशी राजाओं के बारे में जानकारी देता है राजकुमारी ईश्वरा का जो लाखा मंडल शिलालेख था। तो ये जानकारी भी आप लोगों को कंठस्थ हो गई होगी। अब यहाँ पर विस्तार से मैंने आप लोगों को पूरा बता दिया है, प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल, और आगे हम और जो आने वाली वीडियोज़ होंगी आप लोग प्लेलिस्ट को अच्छे से फॉलो कर लीजिए ताकि आप लोगों को पूरी इन्फॉर्मेशन अच्छे से मिलती रहे। तो प्रागैतिहासिक काल के प्रमुख पुरातात्विक स्थलों के बारे में अच्छे से आपको बता दिया है। लाखों गुफा की खोज कब होती है? डॉक्टर महेश्वर प्रसाद जी करते हैं, 1968 में करते हैं। कसार देवी से क्या मिला? 14 नर्तकों का सुंदर चित्रण मिला है। फल सीमा से क्या मिला? योग मुद्राओं और नृत्य करती मानव आकृतियाँ मिली है फल सीमा से। और जाखन देवी मंदिर से क्या मिला? यक्षों के निवास की पुष्टि होती जाखन देवी मंदिर से। और गोरखे गुफा का है तो ये डुंगरी गांव में चमोली गढ़वाल में ही आते हैं। मलारी गांव से क्या मिला, ये आपको पता चल चुका है। किमनी गांव से क्या मिला, ये भी आपको पता चल चुका है। हल्के सफेद रंग के चित्र मिले हैं। बाकी उत्तराखंड के संदर्भ में ऋग्वेद और अत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ का क्या महत्व है, विस्तार से मैंने आप लोगों को समझा दिया है। स्कंद पुराण उत्तराखंड के बारे में क्या जानकारी देता है तो विशेष रूप से कुमाऊं और गढ़वाल क्षेत्रों के लिए, तो ये भी मैंने आपको बता दिया। स्कंद पुराण 18 पुराणों में सबसे बड़ा है और स्कंद पुराण में गढ़वाल को केदारखंड और कुमाऊं को मानसखंड कहा गया, ये भी आपको विस्तार से बता दिया। और स्कंद पुराण में जो 5 यहाँ पर 5 खंड के बारे में जो जानकारी मिलती है, जिसमें नेपाल हो गया, कश्मीर हो गया और जालंधर हो गया और केदारखंड और मानसखंड हो गया, इसकी जानकारी हमें मिलती है। महाभारत और रामायण उत्तराखंड के किन स्थानों से जुड़े हुए, तो ये भी मैंने आपको विस्तार से बता दिया। फिर भी कोई अगर जानकारी आप लोगों की छूटती है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में अपना प्रश्न रख सकते हो। कालिदास की रचनाएं कौन कौन सी, ये भी मैंने आपको विस्तार से बता दिया। अभिज्ञान शाकुंतलम और मेघदूत, तो यहाँ से जो जानकारी मिलती है वो भी मैं आपको बता दिया। और मेघदूत जो है जिसमें अलकापुरी जो कि चमोली में, तो इससे हमें पता चलता है कुबेर की जो राजधानी थी वो अलकापुरी थी, तो मेघदूत से हमें ये जानकारी पता चलती है। उत्तराखंड में नाग जातियों के निवास की पुष्टि कहाँ से होती है? बेनीनाग का जो मंदिर है जो कि पिथौरागढ़ है वहाँ से पता चलता है। साथ ही साथ पिंगला नाग हो गया, बासुकी नाग हो गया, कलिया नाग हो गया, यहाँ से हमें ये जानकारी मिलती है। अब कालसी अभिलेख और राजकुमारी सोलह का जो लाखा मंडल का शिलालेख है तो इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको विस्तार से समझा दिया। बाकी फिर भी कोई प्रश्न बचता है आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो और इस पूरी प्लेलिस्ट को अच्छे से फॉलो कर लीजिए क्योंकि उत्तराखंड यहाँ पर आपका आधे से ज़्यादा पूरा मैं यहाँ पर कवर करा दूँगा और आपके नोट्स भी अच्छे से यहाँ पर बन रहे होंगे।